नमस्कार दोस्तों। आज कथा सखी में सुनिए मझी हुई एक स्वतंत्र लेखिका और कवित्री, हिंदी में गोल्ड मेडलिस्ट जयश्री रॉय जी की लिखी कहानी खाली मकान। इतनी सारी चीजें, महंगी घड़ी, परफ्यूम, साड़ियां, शुगर ब्लड प्रेशर जांचने के यंत्र, कितने सारे महंगे उपहार ले आया है परिमल उसके लिए। अपराजिता इन्हें परे हटाकर खिड़की के पास आ खड़ी होती है। अब इस सामानों से भरपाई नहीं होती उस कमी की जो एक खोह की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है उसके अंदर। प्यार का विकल्प कुछ नहीं होता, ये सामान तो कभी नहीं। काश इन चीजों को परे रखकर कभी परिमल उसके साथ थोड़ी देर पहले की तरह हंस बोल लेता। कितना कुछ जमा रह गया है उसके अंदर उससे साझा करने के लिए। खिड़की के पार एक टुकड़ा जर्द पीले पत्ते सा आकाश फैला है। बेडौल सीमेंट फैक्ट्री का गाढ़ा धुआं उगलते चिमनी के पीछे। वहीं जाकर रोज सूरज डूब जाता है काली के एक विशाल कुंड में। कुकुर मुत्ते की तरह हर रोज यहां वहां से उगाते इस शहर में अब आकाश के किनारे भी सीवन उधड़कर फटने लगे हैं, चिंदी चिंदी। कहीं एक मुकम्मल साफ सुथरा टुकड़ा नहीं जिस पर आंखें दूर तक दौड़ सकें। सोचते हुए अपराजिता को घबराहट सी होती है। उसके भीतर भी कुछ ऐसा ही है। हर छोर से बंद होती हुई एक गली, बहुत संकरी, बहुत तंग। यहाँ हवा नहीं, धूप नहीं, आकाश भी नहीं। इस बार कितने बरस बाद लौटा है परिमल अमेरिका से, वह सोचने की कोशिश करती है। स्मृतियां अब आंख मिचौली खेलने लगी हैं, सहज पकड़ में नहीं आती। शायद 5 साल बाद। पहले पहल जाना ही नहीं चाहता था उसे छोड़कर। नहीं दी, तुम्हें छोड़कर तो हरगिज नहीं जाऊंगा। इतनी अच्छी नौकरी का ऑफर था, उसी ने उसे किसी तरह समझा बुझाकर भेजा था। कब तक दीदी के पल्ले से बंधा रहेगा? तुझे वैज्ञानिक नहीं बनना, चांद पर नहीं जाना। जाकर भी उसे चैन नहीं। रोज रोज फोन, लंबी लंबी चिट्ठियां। दी मेरा मन नहीं लगता यहाँ, खाना भी रुचता नहीं, लौट आऊंगा। कभी सुबह के 4 बजे उठकर उसे समझाना पड़ता था। वह परेशान होकर रह गई थी। अपने इस इकलौते भाई का क्या करे वह। परिमल उससे उम्र में बहुत छोटा है। उसके जन्म के साथ ही मां चल बसी थी। एक तरह से उसे ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। साथ बस बूढ़ी दाई ईजा। बाबूजी सुबह से शाम तक दफ्तर और दुनिया भर के काम में। परिमल की देखभाल करते हुए बड़ी मुश्किल से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। बाबूजी की मृत्यु के बाद उसने नौकरी कर ली थी। परिमल तब 10 साल का रहा होगा। उसके बाद उसके जीवन में परिमल के सिवाय और कुछ नहीं रह गया था। खिड़की से हटकर वह बिस्तर पर आकर लेट जाती है। खाने का मन नहीं। कितने चाव से बनाया था सब कुछ परिमल की पसंद का। तिल वाले आलू, भरवा करेला, बूंदी रायता। मगर पंखुरी ने खाने से मना कर दिया था। नहीं ममा, खाने पर हमारा इंतजार करेंगी। उन्होंने परिमल से पूछकर उनकी पसंद का खाना बनाया है। इन्हें तो अब पंजाबी खाना मुझसे भी ज्यादा पसंद है। ममा के हाथों का बना छोले भटूरे खाने के लिए कब से मरे जा रहे थे। बनाया तो उसने भी था परिमल के मन का खाना, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा था। कहती भी क्या? कहना तो परिमल को चाहिए था, मगर वह इधर उधर देखता रह गया था। आजकल वह सीधे आंखों में देखकर बात नहीं करता। बचपन से परिमल खाने पीने का शौकीन था। सादा या ठंडा खाना उसे पसंद नहीं था। तेल मसाले वाला, तीखा, जायकेदार खाना उसे चाहिए था। 1000 काम के बीच भी उसे उसके लिए दोनों शाम गरम खाना बनाना पड़ता था। दूसरे के हाथों का बना खाना तो वह छूता भी नहीं था, इसलिए नौकर रहते हुए भी उसे ही खाना बनाना पड़ता था। परिमल के लिए रोज कुछ न कुछ नया बनाने के लिए उसने जाने कितनी सारी रेसिपी की किताबें इकट्ठा कर रखी थी। सोचते हुए वह टेबल पर ढके रखे खाने के बर्तनों को देखती रही थी। हाथ तो अब भी उसके वहीं हैं, मगर परिमल के मुंह का स्वाद ही बदल गया। बदलता वक्त शायद सब कुछ बदल कर रख देता है।
फिर उसके मन को क्या हो गया, एक ही जगह ठहरा है वर्षों से। पंखुरी ने इस घर में आते ही परिमल को पूरी तरह अपने वश में करने की कवायद शुरू कर दी थी। अपराजिता को पता था एक दिन उसे अपनी सेवा से रिटायर होना पड़ेगा और इसके लिए वह कहीं ना कहीं से तैयार भी थी, मगर इस तरह निकाले जाना, बेदखल होना, वह भी अपनी ही तिल तिल कर बनाई हुई दुनिया से, वह भीतर तक छिल कर रह गई थी। इसी लड़की को अपने भाई की दुल्हन बनाने के लिए उसने इतनी कोशिशें की थी। पंखुरी पंजाबी थी, जात भी अलग। उसके परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। अपने भाई की खुशी के लिए तब उसने जाने कितनी मुश्किल से उन्हें इस शादी के लिए राजी किया था। स्मृतियां टुकड़े टुकड़े बादल की तरह उसके मन के आकाश में घिराई थीं और जाने कब नींद के श्यामल छांव में तब्दील होकर उसे पूरी तरह से ढक लिया था। नींद भी बेचैनी भरी, काले धब्बों से लिथड़ी हुई। दूसरे दिन सुबह की रेशमी धूप में वह आंगन में चटाई बिछाकर छोटे छोटे स्वेटर, मोजे और टोपियां फैलाती है। ये सब उसने बड़े प्यार और अरमान से परिमल के बेटे श्रेयस के लिए बुने हैं। 2 साल का है श्रेयस। उसने उसे अब तक देखा नहीं है। उसके जन्म के समय वह अमेरिका जाना चाहती थी, मगर जा नहीं पाई थी। पंखुरी की माँ गई थी। कल उसे देखने के लिए वह सुबह से टकटकी लगाए बैठी थी, मगर वह आया नहीं था। पंखुरी ने बताया था वह सफ़र से थका है, इसलिए उसे उसकी नानी के पास ही छोड़ आई है। श्रेयस अपनी नानी से बहुत घुला मिला हुआ है, रोज उनसे वीडियो चैट होती है। पंखुरी कहती है यह बहुत ज़रूरी है, वरना नाना नानी से लगाव कैसे बढ़ेगा। वह अपने बेटे से हमेशा पंजाबी में बात करती है ताकि वह पंजाबी सीखकर अपने नाना नानी से बात कर सके, मगर परिमल उससे अंग्रेजी में ही बात करता है। अमेरिका में बाल विशेषज्ञ ने उन्हें सलाह दी है कि बच्चे से 1 या 2 ही भाषा में बात करें ताकि वह ठीक से सीख सके। श्रेयस उसकी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह अब तक ममा या डैडा बोलना भी नहीं सीखा था। इससे परिमल और पंखुरी दोनों चिंतित थे। अपराजिता की चिंता दूसरी थी। वह अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाती। परिमल के बेटे से कैसे बात करेगी। लोरी गाने का समय भी बीतता जा रहा है। भीतर इतने सारे किस्से कहानियां इकट्ठी कर रखी थी उसके लिए। सब पर धूल जम रही है, रह रहकर कसक उठती है सीने में। अब तो कभी कभी खुद को सुलाने के लिए लोरियां गा लेती है। नींद की गोलियों से तो अब नींद आती नहीं। उस दिन जब दोपहर तक परिमल पंखुरी और श्रेयस के साथ आया था श्रेयस किसी भी तरह उसकी गोद में नहीं आया था। पंखुरी से चिपटकर रोता रहा। पंखुरी ने कहा था, वह आपके पके बालों से डर रहा है। सेंटा क्लॉज को देखकर भी रोने लगा था। स्वेटर आदि लेने से भी मना कर दिया था। दीदी, श्रेयस को एलर्जी है, ऐसे वूल के स्वेटर नहीं पहन सकता। हम इसके लिए एंटी एलर्जिक सामान ही इस्तेमाल करते हैं, कपड़े, खिलौने, सब। सुनकर अपराजिता ने श्रेयस के लिए अपने हाथों से बनाई कपड़े की गुड़िया चुपचाप एक कोने में रखती थी। श्रेयस पहली बार अपने घर आया था, मगर ना वह उसे कोई उपहार दे सकी थी, ना कुछ खिला सकी थी। उसने जब थोड़ा सा मधु उसे चटाने की कोशिश की थी, पंखुरी ने उसे रोककर उसके हाथ में एक स्प्रे थमा दिया था। दीदी, हाथ डिसइंफेक्ट कर लें प्लीज। इसके बाद उसने श्रेयस के पास फटकने की हिम्मत नहीं की थी। थोड़ी देर बाद परिमल ने घुमा फिरा कर अपने आने का उद्देश्य स्पष्ट किया था। इस पुश्तैनी घर को वह बेच देना चाहता है। IT हब बन जाने की वजह से इस शहर में प्रॉपर्टी के दाम आकाश छू रहे हैं। इस घर को बेचकर वे अमेरिका में एक फ्लैट लेना चाहते हैं। सुनकर उसने किसी तरह से कहा था, और मैं? उसके सवाल पर परिमल ने उसके हाथ पकड़ लिए थे। तुम हमारे पास रहोगी दी? थोड़े समय बाद श्रेयस किंडरगार्टन जाएगा। पंखुरी को भी अपनी नौकरी ज्वाइन करनी है। पंखुरी ने बीच में ही उसकी बात लपक ली थी। वहां बच्चों के लिए बेबी सिटर रखना बहुत महंगा पड़ता है। परिमल ने इस बात पर उसे घूर कर देखा था। अपराजिता हाँ ना कुछ कह नहीं पाई थी।
उसके जाने के बाद उतरती सांझ में अपराजिता चुपचाप आंगन में बैठी रह गई थी। एक धूप नहाए दिन के बाद एक गहरी उदास शाम दलान को घेर कर खड़ी, ढहती दीवारों पर किसी आसेब की तरह बेआवाज उतरती हुई। इसी आंगन को लीपते बुहारते, कभी गिरती छत को संभालते, कभी बैठती दीवारों को थामते, जाने कितने साल बीत। जिम्मेदारियों ने कभी अपने बारे में सोचने नहीं दिया। परिमल की परवरिश, उसकी जिंदगी, पढ़ाई, करियर, यही उसकी सोच की प्राथमिकता रही। कभी किसी ने हाथ बढ़ाया, साथ चलने की कोशिश भी की तो उसने मुड़कर नहीं देखा। आकाश के गहरे बैंजनी पट पर एक एक कर उगाते चमकीले सितारों की ओर देखते हुए उसे श्यामल की याद आई थी। उसी के स्कूल में संगीत का टीचर, गहरे सावले चेहरे पर दो उजली भाव प्रवण आंखें और उनकी खोई खोई सी उदास दृष्टि। कुछ था कि उसे पहली बार अपने जीवित होने और देह में किसी अज्ञात पीड़ा में टीसती रेशमी नसों का एहसास हुआ था। उन्हीं दिनों उसके जर्द सपनों में गुलाल की कुछ छींटें पड़ी थीं, मगर वह हिम्मत जुटा नहीं पाई थी। उसी साल परिमल ने बोर्ड की परीक्षा दी थी। उसका पूरा फ्यूचर प्लान करना था। सब कुछ बीच में छोड़कर कैसे चली जाती। निर्णय के हर कठिन क्षण में माँ बाबूजी सामने खड़े होते हैं। निर्णय के हर कठिन क्षण में माँ बाबूजी सामने आ खड़े होते हैं। साथ में उनके आखिरी शब्द, अपने छोटे भाई को संभालना। दूर रह रहकर मिल का भोपू बज रहा है। आकाश में धुएं की एक महीन स्लेटी परत बिछ गई है। आधा चांद एक धब्बे की तरह दिख रहा है। कहीं कोई नहीं। सन्नाटा कानों में जमीन पर गिरती थाल सा झनझना रहा है। वह फिर देखती है। पड़ोस में यादव जी का घर मलबे के ढेर में बदल कर पड़ा है। उन्होंने भी अपना घर बेच दिया है। उस जगह कोई बड़ी बिल्डिंग आएगी। साथ ही उनका तबेला भी टूटा पड़ा है। उन्होंने अपनी गाय भी किसी कसाई को बेच दी है शायद। बूढ़ी हो गई थी। जाते हुए वह बूढ़ी गाय यादव जी की पत्नी का हाथ चाट रही थी। वह दृश्य याद करके जाने क्यों अपराजिता को घबराहट सी होने लगी थी। कुछ ज्यादा ही। पूरा बदन पसीने से भीगने लगा था। बिस्तर पर लेटकर एक बार ख्याल आया था परिमल को फोन करने का, मगर उसने नहीं किया था। आज परिमल की छोटी साली आने वाली है। घर में पार्टी है। फिर कल समधन जी का जन्मदिन, मंदिर जाने का प्रोग्राम। शाम को पड़ोस की मिसेस बन्ना पूछ रही थी, क्यों अब आपका एनआरआई भाई अपने घर पर नहीं ठहरता? उसने बहाना बनाया था। उनकी सास की तबीयत ठीक नहीं। सुनकर मिसेस बन्ना खुलकर हंसी थी। अच्छा, वैसे आज शाम को तो इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल के सामने सासू जी अपनी बेटी दामाद के साथ खड़ी होकर पानी पूरी खा रही थी। सुनकर उसके कान गर्म हो गए थे। अंधेरे में छत की कड़ियां गिनते हुए वह कुछ सोचना नहीं चाहती। कल वह घर के कागज परिमल को सौंप देगी। पंखुरी कई बार उसे इशारे से समझा चुकी है। वह सिर्फ इस संपत्ति की केयर टेकर है। संपत्ति का उत्तराधिकारी तो बेटा ही होता है। हाँ, बेटी के हिस्से तो बस मान मर्यादा, सेवा का अधिकार, कर्तव्य और खानदान की इज्जत का बोझा ही आता है। बेटे को मिलता है नाम, अधिकार, वह सब दे देगी परिमल को। आखिर एक दिन तो उसे ही देना था सब कुछ। पहले माँ बाबूजी ने कहा था, परिमल को देखना। आज परिमल कह रहा है, दी, मेरे श्रेयस को संभालना। संभालेगी वह। उसने परिमल को कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा है। इस बार भी ना नहीं करेगी, कर नहीं सकेगी। इस घर की तरह वह भी हमेशा से एक घर रही है सबके लिए, अपनों का आश्रय। हर घर को अपने ठहने तक बने रहना पड़ता है। दोनों बाहों में सबकी सुरक्षा, रिश्तों, अभिलाषाओं को समेटे, सपनों को आकार देना होता है। सामना करना पड़ता है तूफानों का, सर्दी, गर्मी, बरसात को झेलना पड़ता है। कभी छत बनकर सारा आकाश का बोझ उठाना पड़ता है, तो कभी दीवार बनकर पूरी दुनिया को रोकना पड़ता है। इन सब के बीच उसका होना, बने रहना ही उसके जीवन की सार्थकता होती है। अपराजिता भी अब तक
इसी में सबके लिए अपने घर होने में, बने रहने में खुश थी। मगर आज उसकी आंखें आंसुओं से अंधी हुई जा रही हैं, शायद इस एहसास से कि वह अब अपनों के लिए एक घर से महज ईंट पत्थरों के मकान में तब्दील होती जा रही है, एक खाली मकान। अभी आप सुन रहे थे जयश्री रॉय जी की लिखी कहानी खाली मकान। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।